हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एपी। देखो, एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले आपको एक सीरीज समझनी पड़ेगी। सीरीज मतलब किन्हीं नंबर्स का कोई अरेंजमेंट हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिख दिया, तो किन्हीं नंबर्स का कोई अगर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में अगर हमारे पास जो डिफरेंस है, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव प्लस या माइनस करके मिल रहा है। हमारे पास सीरीज के अंदर डिफरेंस अगर हमारे को प्लस या माइनस करके मिल रहा है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या करोगे, आगे वाली टर्म में से अगर हम पीछे वाली टर्म को, मतलब सक्सेसिव टर्म में से अगर प्रेसिडिंग टर्म को अपन माइनस करते हैं, तो हमारे पास देखो 1 का गैप आ रहा है। सक्सीजर टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं तो 1 का गैप आ रहा है। सक्सीजर टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं तो 1 का गैप आ रहा है। ये ध्यान रखना कि हमें कंजुगेटिव चल रहा है। तो अगर सक्सीजर टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करने पर डिफरेंसेज अगर सेम आ रहे हैं, तो मतलब वो हमारे पास जो सीरीज होगी, वो सीरीज किसकी होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होगी। ठीक है, वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट बनेगा। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि गैप सेम है। सीरीज का मतलब ये होता है कि गैप सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो ऐसा जो पार्ट होगा 2 3 5 7 10, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। बट अगर इनमें हम अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे डिफरेंसेज हैं वो सेम नहीं है, तो ये सीरीज का पार्ट है। अगर इसी सीरीज के पार्ट में अगर डिफरेंसेज सेम दिखने को मिल जाए, तो वो प्रोग्रेशन होता है। अगर वो प्रोग्रेशन में अगर प्लस माइनस से करके मिल रहा है डिफरेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सिर्फ सिर्फ जनरल आइडिया ही है। अब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लोग मानते हैं A1। ठीक है, सेकंड टर्म को हम मानते हैं A2। ऐसे ही थर्ड टर्म को हम लोगों ने मान लिया है A3। ऐसे अगर हमारे पास फोन चलता जाएगा, लास्ट टर्म जो बनेगी उसको हम क्या मान लेते हैं? AN1। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म है 2 जिसको हम A1 दिखाएंगे, सेकंड टर्म है 3 जिसको हम A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म है 4 जिसको हम A3 से डिनोट करेंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म है या लास्ट टर्म है 5 जिसको हम A4 से डिनोट करेंगे। तो an को फाइंड करने का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन, जहाँ an लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a फर्स्ट टर्म को, n नंबर ऑफ टर्म्स को, d डिफरेंस को। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो हमारा an हुआ, a हुआ, d हुआ, ये कैसी भी वैल्यू हो सकती है। मतलब ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसका जो आंसर है ना, वो हमारा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, कुछ भी बन सकता है ना। बट जो हमारा एन होगा ना, ये याद रखना, ये हमेशा हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से आप समझ रहे हो कि इसका आंसर 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच का ही रहना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर किसके बीच का रहना चाहिए? इनफाइनाइट के बीच का। हमारा n का आंसर नेचुरल नंबर रहना चाहिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट का रहना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस को d से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हो। कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सक्सीजर टर्म में से, ठीक है, सक्सीजर टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देना है? माइनस। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को क्या करवाना है? माइनस। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू या छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू की बात नहीं हो रही है। आगे वाली टर्म में से, सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म यानी पिछले वाली टर्म को क्या करवाना है? माइनस। ये ध्यान रखना कि सक्सेसिव टर्म है। आगे अगर हम बात करें, तो ये हमारा an का फॉर्मूला हुआ। अब मैंने ऐसे कहा कि कोई an है, वो इस फॉर्म में है, 3n प्लस 1 की फॉर्म में, तो फाइंड द एपी। एपी फाइंड करो भाई। तो आप क्या करोगे कि पहले n की वैल्यू में 1 लूंगा, तो मेरे को बताओ यहाँ से क्या मिलेगा? a1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, बोर्ड मास से इसका आंसर कितना होगा? 4। अब n की वैल्यू में क्या रख लूंगा? 2, तो a2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यानी कि ये आंसर कितना होगा? 7। डिफरेंसेज अगर मैं फाइंड करूंगा, तो a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि कितना? तो जो हमारी एपी होगी
वो एपी कैसे बनती है, ध्यान से सुनना। एपी के अंदर जो हमारा A1 होता है वो तो ऐसा का ऐसा। A2 जो होता है वो आप दो तरीके से बना सकते हो कि या तो आप डिफरेंस ऐड कर दो, है ना, 1D कर दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो। मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो A3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 2D, और मैं इसको ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ A2 प्लस डी। दोनों ही तरीके से आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। समझ लो, A2 फाइंड करने का मतलब हुआ A प्लस 1D या फिर A1 प्लस डी। A3 फाइंड करने का मतलब हुआ A प्लस 2D और A2 प्लस डी। कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हो, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो। तो ऐसे ही मैं इस वाले तरीके पे चल रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन कम करेगा। जैसे मान लो मुझे A7 निकालना है, तो आप बोलोगे कि देखो A तो ऐसा का ऐसा, और इससे जस्ट प्रीसीडिंग नंबर लेना है, तो 7 से प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, 6, और D के साथ। ऐसे मान लो अगर मेरे को A100 फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 99। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अगर हमारे को यहाँ पर एपी बनानी थी, तो आप बोलोगे कि देखो फर्स्ट टर्म तो 4, अब उसमें डिफरेंसेस क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो 4 में नेक्स्ट नंबर कितना आया, 7। 7 के अंदर अब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। डिफरेंसेस ऐड करते जाना है हर प्रीसीडिंग टर्म में से। आगे वाली डिफरेंस सॉरी, हर प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, नई वैल्यू आती जाएगी, उस नई वैल्यू में डिफरेंसेस आगे आगे ऐड करते जाएंगे, वो मेरा क्या मिलता जाएगा, आंसर। जैसे 4 आया, 7 आया, अब 7 में 3 ऐड करूंगा तो 10। अब नया नंबर 7 थोड़ी ना, अब नया नंबर कौन है, 10। तो 10 में 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, फिर 13 में नया नंबर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अच्छा, लिखना कितना होता है, तो आप 3 टर्म तक लिख दो और फिर सो वन का साइन लगा दो। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई हमसे पूछे कि कोई प्रोग्रेशन, कोई सीरीज एपी में है या नहीं है, कैसे चेक करें। जैसे मान लो मैंने कहा कि x, मैंने कहा 7 5 3 2, ये एपी में है या नहीं है, चेक करो। तो आप बोलोगे कि A1 इक्वल टू 7, A2 इक्वल टू 5, A3 इक्वल टू 3 और A4 इक्वल टू। फिर आप कहोगे कि देखो सर फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, इससे पहले वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो A2 माइनस A1, तो D1 का जो फॉर्मूला हुआ, मतलब फर्स्ट डिफरेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, उसको हम क्या कहेंगे, A2 माइनस। तो कितना होगा, 5 माइनस 7, यानी कितना आंसर आया, -2। फर्स्ट डिफरेंस का आंसर कितना आया, -2। अब मैं D2 निकाल रहा हूँ, D2 निकाल रहा हूँ, तो आगे वाली जो टर्म है वो कौन सी है, A3 माइनस A2। सेकंड डिफरेंस यही होगा। ये फर्स्ट डिफरेंस है, अब कौन सा डिफरेंस आएगा, सेकंड। सेकंड डिफरेंस कितना होगा बताओ, 3 माइनस 5, यानी कितना आया, -2। अभी होल्ड ऑन करना है क्योंकि हमने सारे डिफरेंसेज अभी फाइंड नहीं किए। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो थर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, A4 माइनस A3। कैसे बन रहा है, A1 A2 A3 A4। थर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूँ, थर्ड डिफरेंस। तो सक्सेसर में से प्रीसीडिंग को क्या कर रहा हूँ, माइनस। छोटे में बड़ा या बड़े में छोटा नहीं, आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो बताओ कितना होगा, 2 माइनस 3, यानी कि माइनस का 1। आप कहोगे कि डिफरेंसेज आर नॉट सेम। सो गिवन जो प्रॉब्लम है ना, गिवन प्रोग्रेशन है वो एपी में, गिवन गिवन प्रॉब्लम आर नॉट इन, क्योंकि डिफरेंसेज आर नॉट सेम। क्या बात समझे? एक उस प्रोग्रेशन के लिए पूरी डिफरेंसेज निकालनी है, ये याद है। ऐसे नहीं कि हमने स्टार्टिंग के 2 मैच कर लिए और फिर आगे बढ़ गए कि एपी में हो गया। जैसे यहाँ तक ही अगर करते तो उसके अकॉर्डिंग तो ये एपी में होता, बट हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि ये एपी में, तो पूरा फाइंड करना है, ये याद रखना है। इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बढ़िया वाले, रूट की फॉर्म में, है ना। तो अपन उसको करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एपी बनाई, एक प्रोग्रेशन लिया, √3 2√3, ठीक है। फिर मैंने ले लिया रूट में 27, फिर मैंने ले लिया रूट में 48, और कहा कि बताओ ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी में है या नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर A1 इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू 2√3, A3 इक्वल टू √27। अब देखो √27 को मैं सॉल्व करता हूँ, तो √27 को मेरे को सॉल्व करने पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये फैक्टर्स मिलेंगे। तो जिसके पेयर बन जाए, जिसके पेयर बन जाए, जिसके पेयर बन जाए वो तो रूट के कहाँ आ जाएगा, बाहर।
और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के कहाँ आ जाएगा। ऐसे ही A4 की वैल्यू मुझे दे रखी है √48, तो 48 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा, 2 के टेबल से जाएगा कितने टाइम, 24 टाइम। 2 के टेबल से कितना गया, 12 टाइम। 2 के टेबल से गया कितने टाइम, 6 टाइम। और 2 के टेबल से गया कितने टाइम, 3 टाइम। तो यहाँ पर इसका पेयर तो बताओ कितना हुआ, 4√3। ये हुआ ना, 2 2 जा 4, और इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर। चलो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा बताओ, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिफरेंस जो होगा मतलब D1, वो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2√3। A1 कितना है, √3। ऐसे √3 कितने नंबर में है, 2 में है। ऐसे √3 नंबर कितने नंबर में है, 1 में है। तो 2 में से 1 गया तो 1। अब 1 ही नहीं आएगा, कितना आएगा, 1√3। ऐसे समझना, 3 एप्पल थे, 2 एप्पल खा गया, तो 1 बचा या 1 एप्पल बचा, तो आप बोलोगे कि 1 एप्पल। तो ऐसे ही यहाँ पर लॉजिक लगाओ कि हमारे पास ऐसे √3 है 2, और ऐसे √3 है 1। तो जब मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन अपने साथ में √3 भी आएगा। जैसे कि 3x में से 2x गया, तो आप 1 थोड़ा लिखते हो, आप क्या लिखते हो, 1x, है ना। कैसे, 1√3 को √3 भी लिख सकते हो। अच्छा D2 बताओ, D2 कैसे निकलेगा। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, तो अब सेकंड डिफरेंस ये होगा। सेकंड डिफरेंस का मतलब कितना हुआ, A3 माइनस A2। A3 √27 को मैंने सॉल्व कर लिया है, जो कितना है, 3 उसमें से 2√3 को माइनस करूंगा, तो सेम लॉजिक, दोनों के रूट्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर रूट्स नहीं मिलते, अब रूट्स नहीं मिल रहे, तो यही हमारा आंसर होता है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। फिर हम लोग को इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है, और ना यहाँ पर हमारे पास रूट्स मैच कर रहे हैं, तो फिर ये यही आंसर होता। बट अभी के केस के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हमारे रूट्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे मान लो कि इस पूरे को मैं x मानूं, तो 3x माइनस, सॉरी, इस √3 को अगर मैं x मानूं तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2x। 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, x। x की वैल्यू मैंने कितनी ली है, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। 3√3 में से 2√3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1√3। 1√3 को मैं √3 भी लिख सकता हूँ। अच्छा, फिर थर्ड डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा बताओ, 1 2 3 4। डिफरेंस तो थर्ड होगा, बट कैसे फाइंड होगा, A4 माइनस A3। डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस जो हमारे को फाइंड होगा वो होगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है बताओ, 4√3। थर्ड डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3√3। 4√3 में से 3√3 गया तो कितना बचा, √3। क्या डिफरेंसेस सेम है। आप बोलोगे कि हियर D1 D2 D3 आर सेम, सो गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। क्या बात समझ में आई? ये एपी का पार्ट हुआ। अब इसके आगे जो हम चलते हैं, वो हम देखते हैं कि हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम के जो एनसीईआरटी के जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना, फर्स्ट के 4 पार्ट दिए हुए थे, उसका पहला जो पार्ट था वो था, मतलब उसमें 4 पार्ट थे, उस 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट था जिसके अंदर लिखा हुआ है वैक्यूम वाला, है ना, एयर, इसमें 1/4 एयर बाहर निकल रही है। तो उसका लॉजिक समझा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास कोई गुल्लक है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई गुल्लक है, ऐसे कोई गुल्लक है, ठीक है, इसके अंदर मान लो 100 रुपी है, ठीक है, आपने इसमें से 10 रुपी निकाल ली। अब आपके पास जो अमाउंट बचा वो कितना बचा, ट्यूशन ऐसे कह रहा है कि हर बार, मतलब आप सिर्फ एक टाइम में 10 रुपी निकाल सकते हो उसमें से। आपके पास जो गुल्लक है ना, उस पिग्गी बैंक में से आप एक टाइम में सिर्फ 10 रुपी ही निकाल सकते हो। तो पहले 100 रुपी थे, 10 रुपी निकाला, तब कितना बचा, नहीं। तो अब बताओ, अब गुल्लक में जब नेक्स्ट टाइम जब 10 रुपी निकलेगा, तो वो 100 में से निकलेगा या 90 में से निकलेगा, तो आपका जवाब होगा कि अब 90 में से निकलेगा। तो 90 में से 10 निकलेगा तो अब कितना बचेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से 10 रुपी निकलेगा, तो अब वापस से 10 माइनस करेंगे तो अब कितना आएगा, 7। यानी कि जो भी चीज रिमूवल हो रहा है वो नई वैल्यू में से हो रहा है, ना कि पुरानी वैल्यू में से। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन था, वो ऐसे कह रहा था कि हमारे पास मान लो वॉल्यूम ऑफ एयर, प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, मान लो A1, इसको मैंने क्या मान लिया है, जैसे मान लो ए मान लिया, कि फर्स्ट टाइम के अंदर उसमें प्रेजेंट जो एयर थी, है ना, या प्रेजेंट एयर मान लो तुम, ठीक है, प्रेजेंट एयर जो थी वो कितनी थी, A1 थी, है ना। प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर था शायद, प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको मैंने कितना मान लिया, A1। अभी ऐसे कह रहा है आफ्टर फर्स्ट रिमूवल,
पहले रुपए कितने थे 100, तो पहले रुपए थे कितने ए, हमारे को दिया हुआ नहीं था तो हमने ए मान लिया ना। लेट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल प्रेजेंट ईयर, अब कितनी प्रेजेंट ईयर होगी? तो आप बोलोगे कि देखो सर जितना भी जो भी चीज रिमूव होगी वो पहले जितना पार्ट बचा होगा उसमें से होगी। तो अभी तो पार्ट कितना बचा है, ए बचा है। वो कह रहा है कि उसका 1/4 एयर निकल गया था। कितना एयर निकल गया था, 1/4। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट एयर ही था ना, वॉल्यूम नहीं था, प्रेजेंट एयर था। तो प्रेजेंट एयर ए1 में थी ए, मतलब स्टार्टिंग के अंदर प्रेजेंट थी ए। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल उसके अंदर अब प्रेजेंट एयर कितनी होगी कि जितना उसमें पहले था उसका 1/4 पार्ट क्या निकल गया है बाहर। उसमें ऐसे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्रेजेंट एयर। प्रेजेंट एयर कितनी मान रखी है मैंने, तो क्या आ जाएगा ए माइनस 1/4 ऑफ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस ए अपॉन 4 यानी कि 4a माइनस ए अपॉन 4 यानी कि 3a अपॉन 4। अब समझ में आने लग जाएगा कि आफ्टर जो सेकंड रिमूवल होगा वो है ना प्रेजेंट एयर, अब जो प्रेजेंट एयर होगी। अब मुझे बताओ ए3 आएगा, तो अब उस ट्यूब में कितनी प्रेजेंट एयर है, ए है या 3a/4 है? तो आपका आंसर होगा कि 3a/, उसमें से रिमूव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिमूव। रिमूव का मतलब क्या होता है, माइनस। कितना रिमूव कर रहा हूँ, 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर, तो 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर। तो अब इस टाइम पर है ना, आफ्टर सेकंड रिमूवल, सेकंड रिमूवल के टाइम पर उसमें प्रेजेंट एयर कितनी थी, ए थी या 3a/4 थी? तो आप बोलोगे कि 3a/4। तो यहाँ से कितना बना, 3a/4 माइनस 3a/16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 हमारा एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा 12a माइनस 3a यानी कि 9a/16। मैच ही नहीं कर रहा तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है ना। आप बोलोगे कि d1 इक्वल टू a2 माइनस a1, d2 इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ से आप जब आंसर निकालोगे तो आप बोलोगे कि d1 इज नॉट इक्वल टू, तो गिवन प्रॉब्लम इज नॉट इन a2। अच्छा, फिर एसआई का क्वेश्चन था। एसआई के क्वेश्चन को हमेशा याद रखना कि जो एसआई का क्वेश्चन होगा ना वो हमेशा ही एपी में होगा, चाहे एसआई क्वेश्चन। अगर एसआई का क्वेश्चन है तो वो हमेशा एपी में होगा, जबकि सीआई का जब भी क्वेश्चन होगा वो कभी भी एपी में नहीं होगा। ये मेरी तरफ से ट्रिक है। अगर एसआई का क्वेश्चन आ जाए तो वो हमेशा, कोई सा क्वेश्चन आए एसआई का, वो हमेशा एपी में होगा, सीआई का क्वेश्चन एपी में नहीं होगा। मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। उस फॉर्मूले को देख लेना क्योंकि यहाँ पर वर्डिंग प्रॉब्लम में वो पूछ सकता है। जैसे मान लो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीआरटी अपॉन 100। सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, एसआई का मतलब समझ रहे हो ना, सिंपल इंटरेस्ट। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, सॉरी सीआई माइनस, एक सेकेंड, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1+r/100 की पावर टाइम। ठीक है, और सीआई का एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो, क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो अमाउंट मैच कर रहा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, सीआई। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले याद रखना। प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एस पी माइनस सी पी से, जबकि जो लॉस होता है वो कैसे निकाला जाता है, सी पी माइनस एस पी से। याद रख, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस कम होगी। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये मेरी तरफ से कुछ फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर फिफ्थ चैप्टर का वर्डिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में, वो यहीं से कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब अपन आते हैं ए एन के उन क्वेश्चंस में जिसके अंदर हमसे एन फाइंड करवा रहा है, डी फाइंड करवा रहा है। तो मैंने भी एक लॉजिक दिया था कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इनमें से ये 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, इन 4 टर्म में से कोई सी भी एक टर्म हमारे को गिवन होगी, सॉरी कोई भी 3 टर्म हमारे को गिवन होगी और कोई एक टर्म हमारे को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। आप यहाँ से एक चीज सुनना, जब भी ट्रांसपोज करो, सबसे बड़ा पार्ट बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ मैं, सिर्फ
चीज समझा रहा हूँ कि इसके अंदर ट्रांसपोज जब होगा, है ना, तो वो किसका होगा। देखो अगर ए एन की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू गिवन है, ए एन की, अगर ये सारी वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, बोर्ड मास लगा लेंगे। लेकिन इन केस ए एन की वैल्यू गिवन है और इन तीन में से कोई दो वैल्यू गिवन है और एक हमारे को फाइंड करनी है, तो ट्रांसपोज करने का तरीका सुनना। मान लो ए की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले ट्रांसपोज ही ए का होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर जो ट्रांसपोज होगा वो किसका होगा, डी का होगा। डी मल्टीप्लाई में है तो डी किस में जाएगा, यानी कि मेरा जो आंसर बनेगा ना वो कुछ ऐसा पार्ट बनेगा जब मुझे क्या फाइंड करना होगा, एन फाइंड। एन फाइंड करने के लिए मेरा ट्रांसपोज का मेथड ऐसा रहेगा, इस एन को फाइंड करने के लिए पहले मेरे को प्लस के ए को इधर लेकर आना पड़ेगा माइनस में, ध्यान रखना पहले यही पार्ट आएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि आप डी को ले आओ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि बीच में साइन किसका है। जिस भी क्वेश्चन में एन फाइंड करवा रहा है ए एन की फॉर्म में, है ना, ए एन के फॉर्मूले की फॉर्म में एन फाइंड करवा रहा है, तो उसका जो कंटेंट रहेगा, है ना, उसका करने का जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा। इन केस अगर मेरे को ए फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, ए फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूंगा, आप लिखोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है। या फिर आपके पास, अच्छा, फिर ए एन इक्वल, ये प्लस का है, एक काम और कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी दिया हुआ है ना, हाँ चलो ठीक है, ऐसे कर लो। एन को डी से मल्टीप्लाई करूंगा, डी को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस डी। मुझे फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए आप देखोगे कि सर देखो मेरे को ए रखना है यहाँ पर, तो ये सारी वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो क्या बनेगा, ए एन माइनस का एन डी और प्लस का डी। ए फाइंड करने के लिए मुझे ये प्रोसेस अपनानी है। अगर मेरे को डी फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, डी। अब देखो डी फाइंड करने के लिए आप क्या कहोगे कि सर डी फाइंड करना है तो सबसे पहला ट्रांसपोज किसका होगा, डी। डी फाइंड करना है तो डी का तो हो नहीं सकता, एन का करोगे या ए का करोगे, तो हमेशा याद रखना किसका होगा, पहले ए का होगा, ठीक है। अब मुझे डी फाइंड करना है तो आपको पता है कि डी जो है, डी से जो है एन माइनस वन मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएंगे, डिवाइड। लॉजिक समझ में आ रहा है। ए एन वाले क्वेश्चन में अगर मुझे ए एन ही फाइंड करनी है तब तो सिंपल है कि मेरे पास ये वैल्यू को मैं सॉल्व कर लूंगा और क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ए एन वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे अगर ए फाइंड करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, ए फाइंड करना है मतलब इन सब की वैल्यू मुझे गिवन होगी, इन सब की वैल्यू मुझे गिवन होगी, तो मैं पहले एन को डी से मल्टीप्लाई करूंगा, डी को फिर माइनस वन से करूंगा और फिर इसका ट्रांसपोज। अगर मेरे पास ए एन के क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे ये सब कुछ दिया हुआ मिलेगा, ए फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सॉरी एन फाइंड करना होगा, ए तो फाइंड कर लिया, एन अगर हमारे को फाइंड करना हो, ए एन की क्वेश्चन में अगर हमारे को एन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले ट्रांसपोज किसका होगा, ए का होगा, तो ए एन माइनस ए। अब यहाँ पर अगर मुझे एन फाइंड करना है तो देखो ये मल्टीप्लाई में डी है तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में, सीधा डिवाइड में नहीं आएगा, पहले हमारे को ए को ही ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे आंसर बनेगा। अगर हमारे पास डी का आंसर निकालना है तो देखो सबसे पहले ट्रांसपोज ए का ही होगा, ये ध्यान रखना, अगर ए की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहला ट्रांसपोज ए का ही होगा, ठीक है। ए को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। अब अपन इसके आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ही है ना, वो आराम से तुम लोग लगा लोगे। अब अपन आते हैं एस एन पर। एस एन के अंदर मेरे पास दो टाइप के फॉर्मूले। अब सर दो टाइप के फॉर्मूले हैं तो कौन से वाले फॉर्मूले में, सॉरी कौन सा वाला फॉर्मूला कौन सी वर्डिंग प्रॉब्लम के लिए होगा। तो देखो एस एन के दो फॉर्मूले हैं तो हमारे को याद रखना है एन अपॉन टू, एक फॉर्मूला तो है ये, और एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होगा वहां तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें मुझे फर्स्ट टर्म का तो पता हो बट लास्ट टर्म का नहीं पता हो वहां पर मैं ये यूज करूंगा, ये याद रखना। ऐसे फॉर्मूले, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो एस एन का ये फॉर्मूला यूज होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म नहीं पता हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके ऊपर अभी मैंने एक चीज और बताई थी स्टार्टिंग के अंदर कि हमारा जो ए होगा, ए एन होगा, डी होगा और एस एन भी इसमें काउंट कर लो, ये सारे हमारे आंसर होंगे रियल नंबर। ऐसे नंबर, रियल नंबर। बट एन कभी भी रियल नंबर नहीं होगा, एन ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नेचुरल नंबर।
ये ध्यान रखना। मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जैसे मान लो एक चीज हम इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, फिर क्वेश्चन लेता हूँ। एस वन का मतलब क्या होगा? सम ऑफ, इसके वर्ड में याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म लिख लो। अब तुम्हें पता है कि फर्स्ट वन टर्म मतलब एक ही टर्म का सम करना है, यानी ये आंसर जो होगा वो किसका होगा? A1 का होगा। S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट दो टर्म लेनी है, तो टू टर्म कौन होगी? A1 प्लस A2। S3 का मतलब कितना हुआ? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो इसका मतलब कितना हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे सोन चला सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं। S1 का मीन हुआ सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी कि ओनली A1। अगर मुझे एक ही टर्म का सम करवाना है तो वो A1 खुद रहेगी। S2 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि मुझे स्टार्टिंग की दो टर्म का सम करवाना है, तो A1 प्लस A2। S3 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब स्टार्टिंग की जो हमारे तीन टर्म होगी उनका सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A। यानी कि S1 का जो आंसर होगा वो तो A1 ही रहेगा, बट S2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? A1 प्लस। अगर मेरे पास S2 है, A1 है, तो बताओ यहां से A2 फाइंड किया जा सकता है कैसे सर? S2 का आंसर निकाल लोगे आप, आपके पास S2 का आंसर आ गया। S2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस A2। तो यहां से A2 फाइंड होगा, कैसे होगा? S2 माइनस। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे अगर आपको S3 का आंसर पता है, A1 का आंसर पता है, A2 का आंसर पता है, तो A3 का आंसर अपन कैसे फाइंड करेंगे? A3 की वैल्यू को हमारे को फाइंड करना है, तो ये जो प्लस में है ये इधर आके किसके हो जाएंगे? माइनस। तो एक लॉजिक लगा सकते हो यहां से कि अगर मैं इसके अंदर माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा? A1 प्लस, और A1 प्लस A2 को मैं क्या कह रहा हूं? S2। देखो, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, इसको ही तो मैं S2 कह रहा हूं। तो इससे हमने एक लॉजिक बनाया, यहां से हमने एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया, क्या कि सम ऑफ थ्री टर्म में से सम ऑफ टू टर्म को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? A3। कैसे बचेगा सुनना। मेरे पास x है, y है, z है। इन तीन टर्म का सम, उस तीन टर्म में से अगर मैं दो टर्म को माइनस कर दूंगा तो बताओ थर्ड टर्म ही बचेगी ना? बचेगी नहीं बचेगी? फोर टर्म का सम, S1 S, मान लो यहाँ पर फोर टर्म है, A1 A2 A3 A4, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? S4। उसमें से अगर मैंने इस तीन टर्म के सम को यानी कि S3 को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा बताओ? देखो, S3 से, S3 माइनस S2 से बनेगा A3, है ना? ऐसे बताओ, S2 माइनस A1 का मतलब कितना हो गया? S1 हो गया क्या? S2 माइनस S1 से क्या मिला? A2। तो ऐसे बताओ, S4 माइनस S3 से क्या मिलेगा? A4 मिलेगा। ऐसे बताओ, आप बिना सॉल्व किए, S5 माइनस S4 से क्या मिलेगा? A5 मिलेगा। S6 माइनस S5 से क्या मिलेगा? A6 मिलेगा। लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, मान लो कोई इक्वेशन है, मान लो कोई प्रोग्रेशन है 3 4 5, और यहाँ पर आ रहा है 243, और मैंने कहा कि फाइंड करो फ्रॉम लास्ट, फाइंड फाइंड फ्रॉम लास्ट, फाइंड 13 टर्म। लास्ट से फाइंड करना है, लेकिन अभी तक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शुरू से कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट से फाइंड करूं तो आप बताओ, लास्ट से फाइंड करूंगा तो यहां से जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी, लास्ट से फाइंड कर रहा हूं, अब मतलब लास्ट वाला नंबर अब क्या बन चुका है? फर्स्ट। ठीक है, तो 243, सो ऑन का साइन। फिर कौन आएगा? देखो मैं ऐसे फाइंड कर रहा हूँ, तो 5, फिर 4 और फिर 3, तो मेरी एपी चेंज होगी या नहीं होगी? याद रखना, अगर फ्रॉम लास्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो एपी को चेंज कर देना, उसको घुमा देना। अब यहाँ से मेरा A1 ये है, A2 A1 ये है, ठीक है, और लास्ट टर्म कितनी है? 3। ये A2 नहीं, इनके बीच में न जाने कितने टर्म्स है वो मेरे को पता नहीं, बट मेरी फर्स्ट टर्म 243 है, लास्ट टर्म कितनी है? 3, जबकि क्वेश्चन ये था। बट एक वर्ड आ गया फ्रॉम लास्ट, यानी कि मुझे पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे से स्टार्ट करने वाले क्वेश्चंस में ये मेरी फर्स्ट टर्म बनेगी और ये मेरी कौन सी टर्म बनेगी? लास्ट टर्म। अब डिफरेंस जब फाइंड करूंगा तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा था?
आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना। बट क्वेश्चन में फ्रॉम लास्ट लिखा हुआ है तो मतलब मेरे को एपी चेंज करने, प्रोग्रेशन चेंज करना पड़ेगा, एपी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एपी चेंज करना पड़ेगा तो ऑर्डर चेंज होंगे। तो अब बताओ 5 माइनस 4 होगा या 4 माइनस 5 होगा, तो आप बोलोगे कि अब 4 माइनस 5, यानी कि अब डिफरेंस कितने का आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को क्या करवाते हैं, माइनस। तो 4 माइनस 5। ऐसे इनके कुछ क्वेश्चंस है ना, वो बता करवा रहा हूं। मानो अगर हमारे को ऐसा कह रहा है कि सेवन टर्म का सम 49 है और 17 टर्म का सम 289 है, तो फाइंड द एपी। तो आप बोलोगे कि S7 है। अब S7 है तो मेरे को बताओ इसमें क्या, मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कुछ आइडिया लग रहा है क्या? तो आप बोलोगे कुछ भी आइडिया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमारे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कुछ भी आइडिया नहीं हो, वहां पर 2a वाला फॉर्मूला यूज लेना है। तो S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 यानी 7/2, 2a फर्स्ट टर्म का मुझे पता नहीं है, प्लस n-1 कितनी टर्म है, 7, 7 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 60, इक्वल टू में कितना आ गया, 49। मुझे बताओ ये पूरी टर्म इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, n/2 2a प्लस n-1 क्यों लगाया है वो समझा दिया है। क्या कि हमारे को लास्ट टर्म का पता नहीं है, तो ऐसे फॉर्मूले में, ऐसे क्वेश्चनों में ये वाला फॉर्मूला लगाना। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो बताओ क्या बनेगा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में क्या चला गया, कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास बना 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, a प्लस 3d इक्वल टू 14। a प्लस 3d इक्वल टू क्या बना, 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। S17 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, 17/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मतलब 17 - 1 यानी कि 16d इक्वल टू 289। तो क्या बनेगा बताओ, 2a प्लस 16d, 2 से 2 मत काट देना, क्यों, क्योंकि बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस के साथ करना ताकि सिली मिस्टेक्स ना करके आए। 289 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई में, यहाँ से आप 17 टाइम ये कट होगा, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 8d इक्वल टू में 34। तो यहाँ से a प्लस 8d इक्वल टू कितना आया, 17। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप कहोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। किसी को ऊपर रख लो, किसी को नीचे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों यहाँ पर एक एक कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन अगर सेम होते हैं तो फिर ऑपरेटर क्या यूज होता है, माइनस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में बता रखा है कि अगर कोफिशिएंट सेम है, सेम साइन रखकर, तो फिर ऑपरेटर यूज होगा माइनस। माइनस में हमारे को ये बता रखा है कि नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। कट गया, 8 में से 3 गया तो 5d, लेकिन बड़ा नंबर प्लस का नहीं है, इकाई का हो चुका है माइनस का। 17 में से 7 गया तो 10 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है। डी, ये माइनस का 5 प्लस का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 5 डी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पर, तो डी से मल्टीप्लाई हो रहा है 5, माइनस का 5 डी, ये जो d है ये -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5 किसमें जाएगा, डिवाइडर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। d की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक की। बताओ क्या आएगी। आप बोलोगे कि 3 2 जा 6, प्लस का 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 7 - 6 यानी कि कितना आ गया, एपी बना सकते हैं। क्या बनेगी बताओ एपी, एपी बनेगी फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी, और अब उसमें डिफरेंस क्या होते जाएंगे, ऐड। तो 1 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आया, अब जो डिफरेंस ऐड होगा वो 1 में ऐड नहीं होगा, वो किस में ऐड होगा, 3 में। तो 3 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आया, 5। अब 5 में वापस डिफरेंस ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 7 और सो ऑन। ये मेरा क्या हो गया, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन मैंने कहा कि अभी मैंने ए एन का एक दिया था ना, कि उसके अंदर हमारे को फॉर्म में दे रखा हो, कि कोई एक जनरल फॉर्म दे दी, जैसे मान लो ऐसे कहे कि जो एस एन है वो 5n - 3n की फॉर्म में है, या 3n स्क्वायर की फॉर्म में है, या 5n स्क्वायर मान लो, 5n स्क्वायर माइनस 3n की फॉर्म में है। तो फाइंड द एपी। तो बहुत सिंपल है, आप क्या कहोगे कि पहले n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। n की वैल्यू 1 रखने से s1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व करोगे तो 5 - 3 यानी कितना आ गया। तो जो हमारा s1 होता है वही हमारा क्या होता है, a1। अभी मैंने पहले बता दिया।
n इक्वल टू टू, n इक्वल टू टू का मतलब कितना हुआ h2, यानी n की वैल्यू मुझे रखनी है 2, तो क्या बनेगा बताओ 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 20 में से 6 गया कितना आएगा 40। बताओ सम ऑफ टू टर्म्स को हमने किससे डिनोट किया था, a1 प्लस a2 से। तो आप वैसे बोलोगे कि जो h2 का आंसर है ना, इससे जस्ट पहले हमने ये चीज डिस्कस कर ली है कि h2 का हम क्या बोल रहे हैं a1 प्लस a2। h2 का आंसर कितना आया है 14, a1 का आंसर कितना है 2, a2 निकाल सकते हो यहाँ से, a2 का आंसर कितना होगा बताओ 14 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 12। तो बताओ डिफरेंस कितने का आएगा a2 माइनस a1 यानी कि 12 माइनस 2 यानी कि 10 का। बताओ AP बन सकती है नहीं बन सकती। आप बोलोगे कि a1 है 2, 2 में डिफरेंस ऐड करूंगा तो 12, देखो a2 12 ही आ रहा है। अब 12 में वापस 10 ऐड करूंगा तो 22, 22 में वापस ऐड 10 ऐड करूंगा तो 32 और ये सो क्या बात समझ में आ रही है। ये मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन है ना। आगे हम बात करें कि सर एक वर्डिंग प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिखी थी स्पाइरल वाली क्वेश्चन की। उस स्पाइरल वाले क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आया कि वो सेमी सर्कल था। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो, पहली चीज तो वो पैरामीटर क्यों लगाया, तो सबसे पहली बात तो ये समझाता हूँ कि वो पैरामीटर क्यों लगाया। क्योंकि जो हमारा स्पाइरल था वो ऐसे चल रहा था, तो वो बाउंड्री कवर कर रहा है ना, बाउंड्री बाउंड्री पे चलने वाली चीजों को हमने किससे डिनोट किया है पैरामीटर। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था कि पैरामीटर के फॉर्मूले कहाँ लगते हैं, ठीक है, एरिया कहाँ लगता है, वॉल्यूम कहाँ लगता है। तो बाउंड्री वाली चीजों में क्या लगता है पैरामीटर। अब सर सेमी सर्कल का पैरामीटर आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ा है कि सर वो होता है पाई आर प्लस 2r। बट उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पाई आर ही यूज कर रहा है, ये 2r क्यों यूज नहीं कर रहा, तो उसका रीजन सुनना। वो पाई आर प्लस 2r इसलिए होता है कि जब हम लोग पैरामीटर सेमी सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का हाफ होगा, तो ये तो आ गया पाई आर और ये हमारा आ गया 2r। इसको तो हमने कहा पाई आर और ये आ गया 2r। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट तो है, बट क्या सीधी लाइन दिख रही है इसमें, तो सीधी लाइन नहीं दिख रही है मतलब 2r नहीं दिख रहा है। वो देखो वो तो ऐसे घूमना ही जा रहा है ना, ऐसे घुमा ही जा रहा है ना। तो इसके अंदर हमारे को ये आर्क की फॉर्म तो दिख रही है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही जो सेंटर से पास ऑन होने वाली, जिसको हम कहते हैं कोण, है ना, डायमीटर कोण। तो वो वाली लाइन हमारे को दिख नहीं रही, तो वो नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2r को नहीं। जब हमारे पास छोटा सर्कल होगा, ये वाला सर्कल होगा, तो हमने फर्स्ट रेडियस को 0.5 गिवन था, तो हमने लिखा था 0.5 पाई, ठीक है। सेकंड जो सर्कल था उसकी रेडियस हमारे को 1 पाई 1 दे रखी थी, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया था 1 पाई, फिर 1.55, फिर 2 पाई, 2 पाई, फिर 2.5 पाई। 13 टर्म्स थी तो नंबर ऑफ टर्म्स दी, बस समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस उठा रहा हूँ 3-4। बाकी तो बहुत ही सिंपल है, अगर एनसीईआरटी पे कमांड है ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। मान लो मैंने ऐसे कहा कि x x प्लस 2 और 3x प्लस 2 ये एपी में है, आर इन एपी, फाइंड x। इस x की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड। आप बोलोगे कि सर एपी में है, इन एपी डिफरेंसेज आर सेम। डिफरेंसेज क्या होते हैं सेम। तो बताओ यहाँ पर थ्री टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पहला डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट डिफरेंस इक्वल होगा सेकंड डिफरेंस के, होगा या नहीं होगा। इन केस अगर मान लो यहाँ 4 टर्म होती तो फिर हम लोग तीनों के लिए निकालना पड़ता D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D। बट ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, फ्री टर्म नहीं मिलता है ना। फिर भी अगर इन केस अगर मिल जाए तो याद रखना, फिर ये भी इक्वल होना चाहिए और अगला वाला भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा ऐसा और अगला वाला, तीनों को ही इक्वल में लेते हुए चलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 5x होता तो फिर मैं लिखता D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D, फिर सारे फाइंड करता और सारों को क्या बताता इक्वल। कैसे अभी बताता। D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 और D2 का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। सर कैसे होता है, देखो A2 माइनस A1 फर्स्ट डिफरेंस, A3 माइनस A2 सेकंड डिफरेंस। अब मुझे बताओ A2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि सर x प्लस 2, यही पहुंच करना। A2 सिंगल टर्म का क्वेश्चन है, बट इसके आंसर 2 टर्म में आ रहे हैं, तो क्या लगेगा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का रूल होता है। हमारी दिक्कत यही होती है कि सर ब्रैकेट लगाएगा, तो ये बेसिक सी चीज है। अगर सिंगल टर्म का क्वेश्चन है उसके आंसर 2 या 2 से मोर देन टर्म में हो तो क्या लगता है ब्रैकेट। अब काई का साइन है माइनस। A1 का आंसर कितना है x। A1 भी अकेली टर्म है, इसका आंसर भी अकेली टर्म है, तो इसमें ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं।
आगे बढ़े, इक्वल टू ए थ्री की वैल्यू बताओ, ए1 ए2 ए3, तो ए3 की वैल्यू कितनी है सर 3x प्लस 2। सर अकेली टर्म है बट इसके आंसर टू टर्म में है तो क्या लगा दिया हमने, माइनस ए टू का जो आंसर है वो x है, 2 है या x प्लस 2 है, तो आप बोलोगे कि x प्लस 2 है। अकेली टर्म दो आंसर के टर्म में आंसर आ रहा है तो फिर ब्रैकेट लगेगा, x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो ऐसा का ऐसा माइनस एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है इसलिए ऐसा का ऐसा, इस ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है बट माइनस में साइन चेंज होता है। तुम इसके अगर ब्रैकेट लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट के, इसलिए मैंने यहाँ पर, वैसे तो होता यह है कि किसी भी क्वेश्चन के अगर आंसर निकालते हैं अपन उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, बट वन टर्म में अगर तुम नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। देखो एक्स से एक्स कट गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2, 3x में से एक एक्स गया तो 2x, 2 से 2 गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2/2 यानी कि, और ये मेरा क्या हो गया, आगे बात समझे। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ऐसा कहे कि फोर 3 टर्म्स की एपी है, अगर मुझे अज्यूम करना हो, है ना, अज्यूम वाले केस बता रहा हूँ वर्डिंग प्रॉब्लम में, कि मेरे को अज्यूम करना हो 2 टर्म्स में, तो एपी क्या लूंगा, मैं लूंगा ए और ए प्लस डी, याद रखना। 3 टर्म्स के अंदर अगर मुझे अज्यूम करना हो एपी को तो मैं लूंगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो डिफरेंसेज क्या होने चाहिए सेम, तभी तो वो एपी होगा। तो ए में से ए माइनस डी को माइनस करूंगा तो प्लस का डी आएगा, कैसे आ रहा है प्लस का डी, क्योंकि ये ब्रैकेट में जाएगा तो ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ए प्लस डी में से ए माइनस करूंगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यह ध्यान रखना कि इनकी गैप सेम होनी चाहिए। अगर मेरे को 4 टर्म लेना हो तो मैं क्या लूंगा बताओ, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। इन केस अगर मुझे 5 टर्म्स लेना हो तो मैं लूंगा ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। सर आप माइनस वाले केस क्यों ले रहे हो, आप सीधे सीधे ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन देखो माइनस लूंगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 3 टर्म्स हैं, उनका जो सम है वो 40 दे रखा है, तो आप बोलोगे कि लेट 3 टर्म्स बी ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, और इनका सम दे रखा है मतलब प्लस का साइन आएगा, तो देखो डी से डी कैंसिल आउट हो जाए, कितने ए बचेंगे 1a 2a और 3a, 3a इक्वल टू 15, मान लो अगर 15 है इनका सम, तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता जाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर निकल जाएगा, डी का आंसर निकल, मतलब जैसे जैसे वो उसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज मानना ज्यादा ईजी है ना। अगर मान लो हमारे पास वर्डिंग प्रॉब्लम के अंदर, चलो यही आएगा टर्म्स वाइज, तो बाकी तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन और लास्ट है ना। मान लो हमारे को फुल एपी दे रखी है, फुल प्रोग्रेशन दे रखा है और उसका कुछ पार्ट का प्रोग्रेशन दे रखा है, तो बचा हुआ पार्ट कैसे फाइंड करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे को दे रखा है S35, क्या दे रखा है S35, मान लो S35 कुछ भी दे रखा है, मान लो 1035, S17 दे रखा है मान लिया 875, तो S बची हुई जो टर्म है उसका सम निकालना है, सम ऑफ रेस्ट टर्म। तो देखो मेरे को ये बताओ पूरी टर्म कितनी है S35, यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉजिक लगाना, वो अभी अपन ने स्टार्टिंग कर लिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर थोड़े मॉडरेट पेपर आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो 35 है, स्टार्टिंग के 17 टर्म का सम दे रखा है, तो बचेगी कितनी टर्म अब 18, तो 18 टर्म का जो सम फाइंड मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पूरी टर्म में से इस टर्म को क्या कर दूंगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, पूरे में ये पूरा पार्ट है, इतना पार्ट तुम्हें पता है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, तो पूरे पार्ट में से ये पार्ट वाले पार्ट में क्या कर दूंगा माइनस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वो बनाने की ट्राई करेगा, है ना, वर्डिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में, तो तुम्हारे को ये लॉजिक याद रखना है कि हमारे पास पूरी टर्म में से अगर इस टर्म को अपन माइनस कर देंगे तो बची हुई टर्म, ये ध्यान रखना। S17 ने क्या बताया है, S17 ने ये बताया है कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, जबकि इस S18 ने ये नहीं बताया है कि सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म, इसने बताया है कि 17 के बाद में जो नेक्स्ट 17 18 टर्म आएगी, ये 17 टर्म आ चुकी, ये 17 टर्म आ चुकी, 1 से लेकर 17 टर्म आ चुकी। अब ये जो 18 टर्म है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 18 से लेकर 35, तभी तो सम ऑफ 35 टर्म,
तो इन दोनों की मीन समझना, क्योंकि वो वर्डिंग प्रॉब्लम है, मीन के ऊपर ये पूरा खेल है ना। इसकी मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म एस 17, नेक्स्ट 17 के बाद में जो नेक्स्ट फर्स्ट 18 टर्म्स होगी, 17 के बाद में नेक्स्ट 18 टर्म्स, फर्स्ट 18 टर्म्स वो कहां से स्टार्ट होगी, 18 से, ना कि 1 से। 17 के बाद में नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट 18 टर्म्स, तो नेक्स्ट 18 टर्म्स कितनी होगी, 18 से स्टार्ट होगी। मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास टोटल टर्म है समवन, कुछ मान लिया, और मैंने कहा कि मेरे पास नेक्स्ट है ना 17 टर्म की नेक्स्ट या 20 टर्म से नेक्स्ट 22 टर्म्स का सम दे रखा है, तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो अब मेरे को ये बताओ इसमें क्या बोलना चाह रहा है, वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि पूरी 42 टर्म है, उसका सम मेरे को दिया हुआ है, 20 टर्म के नेक्स्ट वाली जो 22 टर्म है उसका मुझे सम दिया हुआ है। तो ये S22 जो बोल रहा है वो स्टार्टिंग से 22 नहीं बोल रहा है, वो 20 के बाद वाली 22 टर्म की बात कर रहा है। यानी कि स्टार्टिंग के 1 से लेकर 20 टर्म का मुझे नहीं पता है, मुझे तो यहां से लेकर यहां तक की टर्म का पता है। 20 के बाद की जो नेक्स्ट 22 टर्म्स है उनका सम मुझे दिया हुआ है। तो इस पूरी टर्म में से इस टर्म को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 से 20। अब 1 से 20 कौन सी टर्म होगी, स्टार्टिंग की 20 टर्म होगी, ये तो स्टार्टिंग की है ना, ये स्टार्टिंग की थोड़ी ना, ये तो 20 के बाद की 22 टर्म्स। समझ रहे हो क्वेश्चन को, ऐसे वर्डिंग प्रॉब्लम में वो हमारे को फंसाने की ट्राई करेगा, ठीक है। और तो वर्डिंग प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जिसमें तुम अटकोगे, ठीक ठाक के क्वेश्चन है। एपी के क्वेश्चन वैसे केस स्टडी में देखने को मिल रहे हैं जनरल, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि कहाँ पर आ रहा है ना, आंसर कहाँ बन रहा है। और एनसीईआरटी के ऊपर फुल फोकस रखो। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को। थैंक यू।